नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। अगर दोस्तों आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे छूट जाए। इसलिए प्यारे दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, जिससे दी गए सारे जो क्वेश्चन है आप सही प्रकार से कर सके। यानी कि जिस टाइप से जो क्वेश्चन सी टेट में यूपी टेट में पूछा जाता है, उस टाइप से मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें रखा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत जो भाग है ये जल से ढका हुआ है। तो आप सभी जानते हैं प्यारे दोस्तों कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो है जल से ढका हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है कि 1/3, बी दे रखा है कि 2/3, सी दे रखा है कि 3/4 और डी दे रखा है कि आधा। तो प्यारे बच्चों दोस्तों, आप लास्ट में आप ये ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ये ज़रूर बताएं, जिससे हम आगे वीडियो और भी आपके एग्ज़ाम से पहले बना सकें, जिससे क्या है कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे प्रकार से तैयारी हो सके। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो पृथ्वी का जो कितना प्रतिशत भाग जो जल से ढका हुआ है, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो लगभग 3/4 जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। यानी पृथ्वी का 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है, यानी कि 71% जो जल है वो ढका हुआ है। तो इस भाग को क्या है, जलमंडल भी कहते हैं। तो पृथ्वी पर जल जल चक्र द्वारा प्राप्त होता है। तो जल का विस्तार आप जैसे आप जानते हैं कि महासागरों या समुद्रों में 97.0% होता है जो अनुपयोगी है, क्योंकि यहाँ का जो जल है ये खारा होता है, और 2% जो जल होता है ये बर्फ के रूप में होता है, ये भी क्या अनुपयोग है। लगभग क्या है 1% जो जल होता है जिसका हम उपयोग करते हैं, जो क्या है भूमिगत के रूप में, नदियों के रूप में या झीलों के रूप में प्राप्त होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि इटाई इटाई नामक जो रोग होता है यह जल में किस धातु के घुल जाने से होता है। तो ऑप्शन दे रखा है ए पारा, बी दे रखा कैडमियम, सी दे रखा कैल्शियम और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट प्यारे दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि कैडमियम। यानी कि जो इटाई इटाई नामक जो रोग है यह जल में किस धातु यानी कि कैडमियम के घुल जाने से क्या इटाई इटाई नामक रोग होता है। बात की जाए पारा यानी मरकरी के, तो ये पानी में के घुलने से इससे क्या है मिनीमाटा नामक रोग होता है। तो इसको भी आप साथ ही साथ देखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जो रोग है जो जल से संबंधित है। यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा जो रोग है जो जल से संबंधित है। आपको नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आंसर आपको बताना है। तो पहले में खसरा दे रखा है, बी है 2 है हैजा, सी है डायरिया और चौथे नंबर पे पीलिया है। तो आप कोड का यूज करके आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी, यानी कि केवल 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है। यानी 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दिए गए जो विकल्पों में से जो खसरा को छोड़कर क्या है हैजा, डायरिया, पीलिया ये तीनों क्या है प्रदूषित जल से होते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि जल की आर्द्रता यानी कि जिसको नमी हम कहते हैं कि किसके द्वारा नापा जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखा गया है, तो वीडियो को जरूर देखें पूरा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी आपको आसानी से मिल सकेगा, जो इससे आपके एग्जाम में तैयारी अच्छी प्रकार से हो सकेगी। तो ऑप्शन ए है बैरोमीटर, बी है हाइग्रोमीटर, सी फेदोमीटर और डी करकेली स्केल।
तो चलिए हम देखते हैं कि जल की आर्द्रता को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि हाइग्रोमीटर। यानी जल की आर्द्रता को नापने के लिए कि जिसका हम यूज करते हैं उसका नाम है हाइग्रोमीटर। बात हम करते हैं कि बैरोमीटर, यानी बैरोमीटर के द्वारा हम क्या नापते हैं, तो इससे हम नापते हैं वायु दाब। यानी कि बैरोमीटर के द्वारा क्या है, वायु दाब। बैरोमीटर के द्वारा क्या है, वायु दाब हम मापते हैं। अब फेदोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई। यानी कि फेदोमीटर के द्वारा क्या मापा जाती है, समुद्र की गहराई। साथ ही साथ हम ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, करकेली है, इसको करकेली कर लीजिएगा। तो इससे क्या है, भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे दोस्तों, कि निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। यानी कि आपको कोड का यूज करके आपको ये बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। पहले में दे रखा कि विटामिन ए, सेकेंड में है विटामिन डी, और सी दे रखा विटामिन सी, 4 में दे रखा कि विटामिन बी। तो इस कोड का यूज करके आपको बताना है कि निम्न क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी केवल 3 और 4। यानी कि 3 और 4 में जो दे रखा है वो क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। यानी कि 3-4 में कौन सा दे रखा है, विटामिन सी और विटामिन बी। यानी कि विटामिन सी और विटामिन बी जो है ये क्या है, जल में घुलनशील है। और साथ ही साथ जो विटामिन ए, डी, ई, के ये क्या है, वसा में घुलनशील है, और बी और सी केवल जल में घुलनशील है। तो इसको आपको जानेंगे कि जो विटामिन ए, बी, सॉरी ए, डी, ई, के ये क्या है, ये वसा में घुलनशील है। और साथ ही साथ क्या है, जो केवल आपका सी और बी ये क्या है, ये जल में घुलनशील है। तो इसको भी आप जानेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 6 है प्यारे दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। आपको बताना चाहिए कि कौन सी बायोडीजल की फसल है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो ऑप्शन में दे रखा है ए कपास, बी जेट्रोफा, सी गन्ना और डी आलू। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि आप सभी जानते हैं कि बायोडीजल यानी कि जेट्रोफा से क्या है, बायोडीजल की एक फसल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथ ही साथ आप सभी जानेंगे कि जेट्रोफा जो है बायोडीजल की एक फसल है, और यह क्या है, भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे क्या है ट्रॉपिकल क्षेत्रों में भी क्या उत्पन्न होते हैं। और साथ ही यह एक क्या है, बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में क्या है, अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। तो इस पादप से जो प्राप्त होने वाले जो बीजों से 25 से 30% तक क्या है, तेल निकाला जा सकता है, और इस तेल से क्या है, कार आदि क्या है, चलाया जा सकता है। इसलिए अगर देखा जाए तो इसे क्या है, बायोडीजल पौधा भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि रक्त में निम्न में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। यानी यह अभी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इटाई नामक रोग किससे होता है, और ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किससे होता है, और आपका क्या है, मिनीमाटा रोग किससे होता है। ये सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम में क्या रिपीट होते रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए दे रखा है आयरन, बी है लेड है, सी है मोग्लोबिन, डी दे रखा है नाइट्रेट। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि नाइट्रेट की कमी से या अधिकता से क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे दोस्तों, कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व क्या है, प्रचुर मात्रा में होता है। यानी कि कौन से ग्रुप में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि बंद गोभी, भिंडी और गुड़ में।
बी में दे रखा कि आंवला पालक या गुड़ में, सी दे रखा कि आंवला पालक या आलू में, डी दे रखा आंवला आलू या टमाटर में। तो आपको बताना है कि किस ग्रुप में लौह तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो चलिए हम देखते हैं फटाफट इसका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होने वाला है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आंवला पालक और गुड़। यानी आंवला पालक और गुड़ में क्या है, इसमें क्या है, लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। साथ ही साथ दिए गए जो खाद्य पदार्थों में क्या है, आंवला पालक और गुड़ में क्या है, लौह तत्व की प्रचुर मात्रा रहती है। और लौह क्या है, एक लवण की कमी अधिकांशतः बालकों एवं बालिकाओं में पाई जाती है। लवण से क्या है, रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। और लौह तत्व की कमी से क्या है, रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है, जिसे क्या है, अरक्तता कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा ठीक नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपसे पूछा है कि कौन सा ठीक नहीं है। ऑप्शन ए है आलू चिप्स, बी है दूध पनीर, सी है सेब जैम, डी है कच्चा आम अचार। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, यानी कि दूध पनीर। क्योंकि पूछा है कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, यानी कि लंबे टाइम तक आप क्या है उसको संरक्षित रख सकते हैं। ये पूछा आपसे गया है कि कौन सा ऐसा है जिसको हम लंबे टाइम तक संरक्षित करके नहीं रख सकते हैं। अगर आलू का चिप्स बना के रख लेंगे तो ये लंबे टाइम तक क्या है आपके संरक्षित रहेगा। सेब का जैम बना लेंगे तो ये भी रहेगा। कच्चा आम का अचार भी देखिए, ये भी लंबे टाइम तक आपका संरक्षित रहता है। लेकिन दूध का जो पनीर है ये लंबे टाइम तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि दिए कि खाद्य संरक्षण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दूध पनीर का जो जोड़ा है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि दूध से जो बने पनीर को क्या हम ज़्यादा देर तक संरक्षित करके नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर आलू से जो चिप्स बने हुए हैं या कच्चा आम से अचार बना हुआ है, सेब से बने जो जैम है, ये अधिक लंबे समय तक क्या है, इसको हम संरक्षित करके सुरक्षित रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप परेशान ना हो दोस्तों, परेशान ना हो। अब यूपी टेट के एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। बस अपने आप कॉन्फिडेंस रखिए कि हम कर पाएंगे, क्योंकि जहां आपने हिम्मत हार लिया आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे प्यारे दोस्तों। इसलिए आपकी तैयारी अच्छी है, बस आप रिवीजन करते रहिए। ज़्यादा न पढ़ के जो आप पढ़ा है आपने उसकी ही रिवीजन करते रहिए। और साथ ही साथ तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से आपकी हो सकती है। बस आपको ध्यान देना है कि जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है पर्यावरण में, आप उनको एक लिख लीजिए। अक्रम से एक एक टॉपिक को कवर करते चलिए, जिससे क्या है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो को कंप्लीट रूप से बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप ये ज़रूर बताएं कि पर्यावरण की सीरीज को आगे जारी किया जाए या नहीं किया जाए, जिससे आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठा की गई, यानी बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठा की गई तो निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। यानी कि बच्चों ने जो सब्जियां बाजार में इकट्ठा की, तो आपको उनमें से पहचान करना है कि किनके भीतर क्या है, बीज होते हैं। तो ये सब्जियां कौन से, आलू है, टमाटर है, नाशपाती है, चीकू है, भिंडी है, करेला, प्याज, खीरा। तो इसके लिए ऑप्शन ए दे रखा है कि टमाटर, नाशपाती और चीकू है। बी दे रखा टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। सी दे रखा टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। डी दे रखा नाशपाती और चीकू। तो प्यारे दोस्तों, हमें बहुत फास्ट तरफ से रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। इन सब में क्या है, बीज पाया जाता है, क्योंकि यह जो फल है जो फूल के रूपांतरण से बनते हैं, जबकि आलू और प्याज क्या है, बीज युक्त नहीं होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि रीना जो है ये आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जो संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि जो रीना आम पसंद करती है और उसे जाड़े के लिए कि लंबे समय के लिए क्या संरक्षित करना चाहती है।
तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि जो आम का यानी अचार और आम पापड़ बनाकर क्या है इसको लंबे टाइम तक क्या है संरक्षित कर सकती है। क्योंकि प्यारे दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें क्या खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए, यानी कि खाना पकाने के जो तरीके या ढंग दिए गए हैं उसको आपको चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी है, यानी कि सेक कर, तल कर, भून कर, तो ये खाना पकाने के तरीके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है क्योंकि कुछ पेडागोजी की तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्लास 3 के विद्यार्थियों को क्या है भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि क्या है भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। तो नीचे दिए गए जो अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है 13 जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है। क्वेश्चन क्या है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, क्या कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। तो यह छात्र कहाँ का हो सकता है, यानी कि यह जो छात्र है ये सांप से बने जो पकवान है लिंग हू फेन खाता है। तो आपको यही देखना है कि यह किस क्षेत्र से हो सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि ये इस प्रकार के जो भोजन है ये हांगकांग में बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जो विद्यार्थी सांप खाना पसंद करता है तथा लिंग हू फेन नाम का खाना खाता है वह हांगकांग से संबंध रखता है। क्योंकि लिंग हू फेन जो है ये सांप से बनने वाली हांगकांग की एक प्रमुख क्या है डिश है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है, यानी निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर क्या है काटना। ये क्या है भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या करा है कि यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। तो राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है, यानी कि उपयुक्त कोड का प्रयोग करके आपको क्या है नीचे ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर यानी कि पहले में दे रखा कि उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो आपको बताना क्या है कि उपयुक्त तकनीकी बी यानी कि बी में आपको बताना है के लिए वह निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो 16 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है कौन सा है ऑप्शन बी, यानी कि यह हरा धनिया के बारे में कहा जा रहा है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और
डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रम से कौन सी बीमारी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी कि जो मीरा है उसको मोटापा हो जाएगा और दिव्या जो है उसको एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि मीरा के समोसे, कटलेट और डबल रोटी कटलेट आदि के खाने से उसका जो मोटापा बढ़ेगा और दिव्या लौह तत्व की कमी वाली चीज़ें खाना पसंद करती है। तो इसलिए क्या है उसके अंदर क्या है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उसे क्या है एनीमिया हो सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 18 यानी कि 18 कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक क्या है परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको बताना कि किस लिए वो लंबे समय तक वहाँ पर संरक्षित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो 18 है इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, यानी कि कम तापमान पर जो रोगाणु है निष्क्रिय हो जाते हैं। कम तापमान पर क्या है रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि पके हुए जो चावल है रेफ्रिजरेटर में बाहर रखे रहने की जो अपेक्षाकृत क्या है अधिक समय तक क्या है ठीक बने रहते हैं, क्योंकि इसका जो कारण है कि कम तापमान पर चावल को क्या खराब करने वाले जो रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी, यानी कि हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में क्या आवश्यक है, क्योंकि विटामिन जो होता है कि तत्व भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी क्या है तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है प्यारे दोस्तों। और ये क्या करते हैं कि रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा ये ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए क्या है थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखते हैं कि तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। तो इस उद्देश्य के लिए उन्हें क्या ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश है भरपूर है, यानी कि किससे भरपूर हो? तो ये किससे भरपूर है ये आपको बताना। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये क्या है ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटीन, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, तो आपको ये बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि सोयाबीन, चना और मक्का, इसमें क्या है प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रोटीन की कमी से क्या है क्वासियोरिकर नामक जो रोग हो जाता है जिससे को हम क्या करते हैं सूखा रोग भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में रबी की फसल कौन थी, यानी कि एक क्वेश्चन आपको रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल से आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि रबी की फसल में कौन कौन से। तो प्यारे दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं कि रबी की फसल कौन कौन सी है। तो रबी की जो फसल है गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है, मटर है, आलू, तो ये सभी क्या है रबी की फसल है। और खरीफ की फसल में चावल है, मूंगफली है, कपास है, गन्ना है, मक्का, तो ये सभी क्या है खरीफ की फसल है। लेकिन आपको इसमें से पूछा है कि निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है, तो आपको बताना है कि कौन सी रबी की फसल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रबी की फसल है वो क्या है चना, यानी क्वेश्चन नंबर जो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कि क्वासीपोरिकर नामक जो रोग है ये डैश यानी किसी कमी से होता है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि यह है किससे होता है, यह होता है कि प्रोटीन की कमी से, यानी क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, यानी आपको बताना है कि प्यारे दोस्तों कि चावल पर अगर पॉलिश किया जाता है तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि थायमिन। क्योंकि चावल को क्या है पॉलिश करने पर जो चावल में से जो विटामिन बी फर्स्ट
होता है, यह नष्ट हो जाता है। अभी फर्स्ट का रासायनिक जो नाम है थायमिन है। तो इसकी कमी से आपने जानते हैं कि बेरी नामक जो रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, आपको बताना है, यानी कि किसमें प्रोटीन सर्वोच्च मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोयाबीन, यानी कि जो सोयाबीन है इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, शरीर की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। और इसी के कारण ही क्या होता है कि दोस्तों के शरीर में नए ऊतकों का निर्माण होता है तथा उनकी क्या है, मरम्मत भी होती है। इसकी कमी से क्या है, सूखा रोग हो जाता है, जिसको हम क्या है, क्वासीपोरिकर नाम से जानते हैं। तो सोयाबीन क्या है, एक प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है, जिसमें क्या है कि 83% लगभग क्या है, प्रोटीन पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है ये आपको बताना है, यानी कि विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है ये कौन सा आपको बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रतौंधी। आप सभी जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है प्यारे दोस्त रतौंधी। तो चलते हैं। और साथ ही साथ अगर बात हम करें तो विटामिन जो ए की कमी से जो होने वाला जो रोग है, साथ ही साथ अगर हम बात करें विटामिन, यानी कि जो रिकेट्स नामक जो रोग होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो ध्यान रखें कि जो विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है रिकेट्स है। तो रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में होता है, यानी कि जो रिकेट्स होता है ये बच्चों में होता है। और वयस्कों में जो होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। यानी कि जो रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है, ये बच्चों में होता है। और वयस्क में क्या होता है, ऑस्टियोमेलेसिया। और जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है, इसको भी आप जानेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 27 है कि किस विटामिन की कमी से घाव से क्या रक्त का बहना नहीं रुकता है, यानी कि किस विटामिन की कमी से घाव का बहना नहीं रुकता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि जो विटामिन के है इसकी कमी से क्या है, घाव का जो रक्त का जो बहना ये बंद नहीं होता है। यानी कि विटामिन के की कमी से घाव से जो रक्त का बहना ये बंद नहीं होता है। तो इस विटामिन का मुख्य कार्य होता है कि रक्त के थक्का जमाना है। तो इसको क्या बोलते हैं कि प्रोथाम्बिन रसायन की उपस्थिति में क्या होता है कि रक्त जम जाता है, जिससे क्या है विटामिन के का और साथ साथ विटामिन के का जो रासायनिक नाम है नेप्थेक्विनोन है। तो इसको भी जानेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि खरीफ की फसल नहीं पूछा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन सी, यानी कि अभी हमने देखा था कि जो गेहूँ है ये क्या है, रबी की फसल है। बाकी क्या चावल है, बाकी चावल गन्ना और मक्का, चावल गन्ना और मक्का, चावल गन्ना और मक्का, ये किसकी फसल है, ये खरीफ की फसल है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, यानी कि रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सा है। रक्त का थक्का बनने में जो सहायक है ये ऑप्शन क्या है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन के। क्योंकि रक्त का थक्का जमाने में जो विटामिन के ये सहायक होता है। और विटामिन के में क्या उपस्थित जो तत्व होता है, प्रोथ्राम्बिन होता है, जो रक्त का थक्का जमाने का मुख्य अवयव है। तो इसलिए इसका जो रासायनिक जो नाम है नेप्थोक्विनोन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूले प्यारे दोस्तों, क्योंकि वीडियो को बनाने बहुत मेहनत लगता है। जब वीडियो को आप लाइक करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपने हमारी वीडियो को पसंद किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है कि यदि एक अध्यापक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है कि यदि एक अध्यापक आलू चावल ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है। तो चलते हैं देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि अध्यापक क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि आलू चावल ब्रेड शक्कर
सभी में क्या है कार्बोहाइड्रेट के पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट के क्या मुख्य स्रोत हैं। लेकिन जबकि अगर यहाँ पर अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन आदि की बात की जाती है तो ये क्या है प्रोटीन के एक स्रोत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि सबसे अधिक जो प्रोटीन पाई जाती है, आपको बताना कि सबसे जो अधिक जो प्रोटीन है ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सोयाबीन में, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी, यानी कि सबसे अधिक जो मात्रा में जो प्रोटीन है ये सोयाबीन में पाया जाता है। लगभग क्या है 40% से अधिक मतलब प्रोटीन क्या है पाई जाती है सोयाबीन में। चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जल में घुलनशील विटामिन है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि जल में घुलनशील जो विटामिन थे बी और, तो प्यारे दोस्तों जल में घुलनशील जो विटामिन है अभी हमने इसको पढ़ा था। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी और विटामिन सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी, यानी कि जल में घुलनशील जो विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वह कौन सा है प्यारे दोस्तों, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो आपका है विटामिन ए और डी और ई और के, यानी कि ए डी ई के ये क्या वसा में घुलनशील विटामिन है, और पानी में आपका जो घुलनशील विटामिन है वो क्या है बी और सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है शहद का प्रमुख घटक है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी, यानी कि फ्रक्टोज, क्योंकि शहद का जो प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज एक क्या है कीटोहेक्सोस है। यह ग्लूकोज के साथ क्या है मीठे फलों और शहद में क्या है पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक है, यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, यानी कि 20। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर कि विडाल टेस्ट का प्रयोग जांचने में किया जाता है, तो किस में किया जाता है तो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी, यानी कि टाइफाइड, यानी कि विडाल टेस्ट का जो है विडाल टेस्ट का जो प्रयोग किसके जांचने में किया जाता है तो ये टाइफाइड में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो कौन सा है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है, यानी कि यह खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों की इसकी कमी से क्या होता है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, यानी कि मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ये आपको बताना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य की शरीर की जो ऊर्जा का स्रोत है ये क्या है कार्बोहाइड्रेट है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि मनुष्य के शरीर के लिए जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट है। यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, चावल से, गेहूँ से, आलू से, साथ ही साथ मौसमी फलों से, गन्ना इत्यादि में क्या प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को 1 या 2 बार जरूर करके आप देख लीजिएगा, जिससे क्या है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि इनमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन है हूबहू एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन 38 है कि आयोडीन की कमी से जो होने वाला रोग है ये आपको बताना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि आप सभी जानते हैं कि जो आयोडीन है की कमी से जो होने वाला जो रोग होता है वो घेंघा रोग होता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग होता है इस रोग में क्या होता है कि जो थायराइड की जो ग्रंथि है ये फूलकर क्या है मोटी हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है प्यारे दोस्तों की कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक क्या शाकीय औषधि क्या है मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। आपको बताना है कि कुनैन के अलावा वह कौन सी जो शाकीय औषधि है जो क्या है मलेरिया के उपचार में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्टीथर।
आर्टिथर, क्योंकि आर्टिथर क्या है, एक शाकीय औषधि पौधा है जिसका जो प्रयोग होता है मलेरिया के उपचार में किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी, यानी कि मैसूर, मैसूर में है। मैसूर कहाँ पर है, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 41 है प्यारे दोस्तों कि एलिसा जांच का जो प्रयोग किया जाता है ये किसमें किया जाता है, तो ये किया जाता है एड्स में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी एलिसा जांच का जो प्रयोग है एड्स को जांचने में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है प्यारे दोस्तों कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी ये भी क्वेश्चन क्या है एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो सागरीय जो खरपतवार होते हैं ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, तो ये जो स्रोत होते हैं ये आयोडीन के होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि सागरीय जो खरपतवार होते हैं ये आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं और इसका जो प्रयोग होता है भोजन में सलाद के रूप में किया जाता है। तो आयोडीन की कमी से जो घेगा नामक एक बीमारी होती है तो इसको भी साथ ही साथ आप जानेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है प्यारे दोस्तों कि इंसुलिन की कमी से होता है, यानी कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है इसका नाम है क्या है, मधुमेह, जिसको हम शुगर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इंसुलिन की कमी से जो मधुमेह नामक जो रोग हो जाता है, इस रोग में क्या होता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तथा रोगी को क्या है बार बार प्यास लगने लगती है। तो यह शर्करा क्या है मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगती है, जिसे क्या है मधुमेह की संज्ञा दी जाती है, जिसको आप क्या है शुगर के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि मानव गुर्दे में पथरी बनी होती है, यानी कि मानव गुर्दे में पथरी बनी होती है। तो चलिए देखते हैं कि 44 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 कि कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, यानी कि कौन सा जो प्रोटीन है वो दूध में पाई जाती है, तो ये आपको बताना है। तो 45 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, यानी कि केसिन, क्योंकि दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है, निम्न में से कौन सा जो अलग है जो समूह से संबंधित है प्यारे दोस्तों, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेबीज। कारण क्या है प्यारे दोस्तों, क्योंकि स्कर्वी, रिकेट्स एवं रतौंधी रोग ये सारे क्या है विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, जो क्रमशः है क्योंकि स्कर्वी रोग है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। रिकेट्स जो बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी जो विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन जबकि जो रेबीज होता है ये कुत्ते के काटने से होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2006 में ये नियम बाल विवाह निरोध अधिनियम बनाया गया था 2006 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कि बच्चे को सामाजिकरण का जो पहला पाठ है कहाँ से प्राप्त होता है, इस तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपने इसको जानते हैं क्योंकि परिवार क्या है इसको प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक परिभाषा दी गई है, आपको बताना है कि यह कथन किसका है, यानी कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। तो यह कथन है, तो इस कथन से संबंधित यह कथन क्या है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि यह कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार में क्या है कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का जो केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जाता, यानी कि जो परिवार है कई प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं कि प्राथमिक सामाजिकरण है, तो प्राथमिक सामाजिकरण कौन सा है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि शुरुआती जो आय में आपने देखा होगा कि बहुत सारे परिवार हैं और उनके जो मित्र होते हैं
ये प्राथमिक सामाजिकरण होते हैं। तो क्वेश्चन 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो प्यारे दोस्तों, ये सारी इसकी आंसर की है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है लिंक है, इसको आप क्या क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, टेक केयर दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।